जीएसटी के सबसे फास्ट रिवीजन सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर के बारे में, जहाँ पर आपको सेक्शन नंबर 16 बताता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कंडीशन। इसका मेमोरी टेक्निक है प्यार प्यार। ये आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि पीआर पीआर को हमने बोला है प्यार प्यार। एक रजिस्टर्ड पर्सन आप होने चाहिए। उसके बाद आपका गुड्स एंड सर्विसेज यूज या इंटेंडेड टू बी यूज के लिए आपने बिजनेस पर्पस के यूज के लिए आपने रिसीव करना चाहिए। उसके बाद पोजीशन में आपके इनवॉइस या डेबिट नोट होने चाहिए। रूल नंबर 36 के डॉक्यूमेंट्स यानी कि पोजीशन पी का मतलब पहले पीआर का पी मतलब पोजीशन और आर का मतलब रिसीव होना चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ। या तो अगर बिल टू शिप में रिसीव होता है तो थर्ड पार्टी के डायरेक्शन पे रिसिपिएंट को रिसीव होना चाहिए। तो इनवॉइस में क्या क्या आएगा ये रूल नंबर 36 हमको बताता है। सबसे पहले इनवॉइस में आएगा आपका जो सप्लायर के द्वारा या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रिसिपिएंट के द्वारा इशू किया गया या फिर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा इशू किया गया इनवॉइस होता है। दूसरा आपका बिल ऑफ एंट्री आ सकता है, डेबिट नोट आ सकता है और उसके बाद जहां तक आपको पता है रिवाइज्ड इनवॉइस आ सकता है। अब यहाँ पर जो आपके रूल नंबर 46 में पार्टिकुलर बताया गया है वो पार्टिकुलर होना चाहिए इनवॉइस में और जीएसटीआर 2 में रिफ्लेक्ट करना चाहिए। फिर यहीं पर रूल नंबर 36 में बताया गया है कि अगर फ्रॉड वाला मामला है या फिर कॉन्फिस्केशन या सीजर वाला मामला है 129 130 वाला, तो उस सिचुएशन में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पर बताया गया है कि सप्लायर ने अगर अगर आप जिससे आपने इनपुट लिया है उसने अगर इनवॉइस अपलोड नहीं किया है तो आपको एलिजिबल आईटीसी का मैक्सिमम 10% तक ही मिलेगा। ये बात रूल नंबर 36 बताता है। तो कंडीशन में आपने देखा पोजीशन में इनवॉइस या डेबिट नोट होना चाहिए रूल नंबर 36 के हिसाब से और आपका गुड्स सर्विस या बोथ रिसीव्ड होना चाहिए या तो डायरेक्टली या फिर बिल टू शिप पैटर्न में। उसके बाद जहां तक बात करते हैं दूसरे पीआर का मतलब क्या होता है। एक पीआर पी का मतलब होता है पेमेंट, जो वैल्यू और टैक्स 180 दिनों के अंदर में इनवॉइस डेट से आपको पेमेंट कर देना है रिसिपिएंट को। अगर नहीं किया तो आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा 18% पर एनम इंटरेस्ट के साथ और फिर जब पेमेंट कर दोगे तो वापस से क्रेडिट रीटेक कर सकते हो। चौथा कंडीशन है प्यार प्यार का पीआर यानी कि रिटर्न सेक्शन 39 के हिसाब से रिटर्न होना चाहिए। यानी कि आपने पोजीशन रिसीव्ड पेमेंट और रिटर्न वाला कंडीशन पूरा कर दिया तो उस परिस्थिति में आप कंडीशन पूरा कर दिए माने जाओगे और आपको आईटीसी मिल जाएगा। यहाँ पर प्रोविजो कहता है कि अगर आपने लॉट में लिया है गुड्स वगैरह तो उस सिचुएशन में जब लास्ट लॉट या इंस्टॉलमेंट आपको मिलेगा तब आप रिसीव्ड मानोगे और तब आप आईटीसी मिलेगा आपको। फिर जहां तक बात करते हैं कि एक प्रोविजो बताता है रूल नंबर 37 के साथ कि वैल्यू ऑफ और टैक्स जो है आपको 180 दिनों के अंदर में पे कर देना है आईटीसी, वरना रिवर्स हो जाएगा। फिर यहां पर बोला गया है कि दो कंडीशन में आईटीसी रिवर्स नहीं होगा। अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आप ही लायबल होते हो या फिर शेड्यूल 1 के डीम्ड सप्लाई का मामला है जहां पर विदाउट कंसिडरेशन आप सप्लाई मानते हो। अदरवाइज आईटीसी आपको 18% पर एनम इंटरेस्ट के साथ जो है ना रिवर्स करना पड़ेगा। फिर कहानी हमारी आगे बढ़ती है 16 के सबसेक्शन 3 की तरफ बढ़ती है। ये बात बोलता है कि अगर प्लांट एंड मशीनरी या कैपिटल गुड्स के मामले में अगर आपने वैल्यू प्लस जीएसटी यानी कि ओवरऑल अमाउंट पर यानी कि जीएसटी के अमाउंट पर भी डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया सेक्शन 32 वाला, तो फिर आपको वहां पर आईटीसी नहीं मिलेगा इस जीएसटी का। फिर सबसेक्शन 4 आपको कहता है आपने अगर आईटीसी टाइम लिमिट अवील करने का, तो बोलता है कि जब इनवॉइस या डेबिट नोट जो कि रूल नंबर 36 के हिसाब से आपने देखा था, जहां पर आपने देखा था इनवॉइस सप्लायर या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से रिसिपिएंट या आईएसडी इशू करता है या फिर डेबिट नोट या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर रिवाइज्ड इनवॉइस के बेसिस पर आप रूल नंबर 36 के हिसाब से क्या ले सकते हो, क्रेडिट ले सकते हो। तो जो भी डेट होगा उसका नेक्स्ट सितंबर यानी कि इनवॉइस डेबिट नोट का जो आपका फाइनेंशियल ईयर होगा उसके अगले फाइनेंशियल ईयर का सितंबर का जो रिटर्न का ड्यू डेट आएगा और एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर तक केवल आप आईटीसी ले सकते हो। इस समय सीमा के बाद आप नहीं ले सकते हो। फिर हम लोग बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट सेक्शन के बारे में, सेक्शन नंबर 17 के बारे में, जहां पर आपको सारी कहानी बताई गई है क्रेडिट कहां कहां पर नहीं मिलेगा उसकी। 17 का 1 सबसे पहले बोलता है कि अगर आप बिजनेस पर्पस के लिए यूज करते हो तो ही आईटीसी मिलेगा, नॉन बिजनेस पर्पस के लिए नहीं मिलेगा। सबसेक्शन 2 बोलता है आपको टैक्सेबल सप्लाई और जीरो रेटेड सप्लाई पर आईटीसी मिलता है जबकि एग्जेम्प्टेड सप्लाई पर नहीं मिलता है। और यही सबसेक्शन 2 को डिफाइन करने के लिए सबसेक्शन 3 आया। ये बोलता है कि एग्जेम्प्टेड सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड होगा। तो आपको बोला गया रिवर्स चार्ज इंक्लूड होगा, ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज इंक्लूड होगा, सेल ऑफ लैंड इंक्लूड होगा और जो आपका शेड्यूल 2 का पारा 5B वाला यानी कि 100% कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फिर फर्स्ट ऑक्यूपेंसी मिलने के बाद 100% कंसिडरेशन जब मिलता है तो वो वाला आपका इंक्लूड होगा, एग्जेम्प्टेड कहलाएगा। और एग्जेम्प्टेड में एक्सक्लूड होगा सेंट्रल एक्साइज टैक्स, आपका स्पेशल एक्साइज ड्यूटी और उसके बाद जो है ना वैट, ये सारी अगर कुछ है तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल स्टेट एक्साइज ड्यूटी या फिर वैट।
जहां तक हम लोग बात करते हैं सबसेक्शन 4 की, ये बोलता है बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में। इसको रूल नंबर 38 के साथ रीड करते हैं। यहाँ पर बोलता है कि बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी अगर लोन, डिपॉजिट या एडवांस एक्सेप्ट करते हैं तो उनके पास ऑप्शन होता है कि या तो नॉर्मल तरीके से 17 के 2 के मैनर में, यानी कि आपका टैक्सेबल सप्लाई और जीरो रेटेड सप्लाई पर क्रेडिट ले, या फिर जो भी आप पूरे महीने में इनपुट सर्विस या कैपिटल गुड्स रिसीव करते हो उसके आईटीसी का 50% यानी कि पर मंथ आप 50% तक रेस्ट्रिक्टेड हो जाओगे। लेकिन यहां पर भी रेस्ट्रिक्शन को नहीं किया गया है, यानी कि 100% ले सकते हो अगर आप सेम पैन वाले जो आपका रिलेटेड पर्सन है उसके साथ डीलिंग करते हो। तो यहां पर हम लोग बात करते हैं कि इन लोगों के लिए रूल नंबर 38 है। ये रूल क्या कहता है कि अगर नॉन बिजनेस पर्पस हो, यानी कि 17 का एक ने जो कहा था या फिर 17 का 5 वाला जो लिस्ट हम लोग देखेंगे ब्लॉक क्रेडिट वाला, अगर वो कहानी है तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। बाकी केस में बोला कि 50% जो आईटीसी आप ऑप्ट करोगे उसको आप जीएसटीआर 3B में क्लेम कर सकते हो, सब्जेक्ट टू 41, 42, 43 का मिसमैच नहीं होना चाहिए। अब हम लोग कहानी की बात करते हैं रूल नंबर 42 की। रूल नंबर 42 आपको क्या बोलता है कि इनपुट और इनपुट सर्विस जब आप कॉमन पर्पस के लिए यूज करते हो, यानी कि बिजनेस या नॉन बिजनेस पर्पस दोनों के लिए यूज करते हो, तो कैसे उसका अपॉर्शनमेंट करेंगे। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं एग्जेम्प्टेड सप्लाई को हमने मान के रखा है 200 लाख, टैक्सेबल सप्लाई को 300 लाख और टोटल को हम लोगों ने 500 लाख ई टी और एफ करके इंडिकेट किया गया है। जैसा कि आप देखते हो टोटल क्रेडिट को अगर मानते हो कि 1 लाख क्रेडिट है टोटल क्रेडिट, तो उसमें से जो 17 का 1 बोलता है नॉन बिजनेस पर्पस पे नहीं मिलेगा, 10,000 का क्रेडिट मान लीजिए, उस पर आपको ये क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पर बात करते हैं जो एक्सक्लूसिव एग्जेम्प्टेड के लिए है उस पर 17 का 2 बोलता है कि आपको आईटीसी नहीं मिलता, तो इसी की वजह से यहाँ पर एक्सक्लूसिव एग्जेम्प्टेड पर भी आईटीसी नहीं मिलेगा। 17 का 5 जहाँ पर ब्लॉक क्रेडिट का लिस्ट हम लोग देखेंगे, जहाँ पर मस्त ट्वीट हमारा मेमोरी टेक्निक है, मस्त ट्वीट ये आपका मेमोरी टेक्निक है। यहाँ पर ये जो लिस्ट आएगा उस लिस्ट के आधार पर भी क्रेडिट नहीं मिलता है, यानी कि यहाँ पर आपने देखा कि 1 लाख में से 25,000 गया, उसका क्रेडिट नहीं मिला। बाकी बैलेंसिंग फिगर कॉमन क्रेडिट 75,000 हो गया जो कि C1 से इंडिकेट किया गया। अब C1 को हम लोगों को दो कैटेगरी में बांटना है, पहला T4 और दूसरा C2। T4 मतलब जो एक्सक्लूसिव टैक्सेबल सप्लाई या जीरो रेटेड सप्लाई है। आपको पता है 17 का 2 बोलता है कि एक्सक्लूसिव टैक्सेबल सप्लाई और जीरो रेटेड सप्लाई पर आपको आईटीसी मिल जाएगा, यानी कि ये 25,000 का पूरा आईटीसी मिल जाएगा जहां पर स्माइल की फोटो दी गई है। अब जहां तक बात करते हैं C2 यहाँ पर बताता है कॉमन क्रेडिट के बारे में, जिसमें हमको दो कैटेगरी बांटनी है, एक इन एलिजिबल और दूसरा इलिजिबल क्रेडिट। अब इनएलिजिबल कैसे बांटते हैं, तो यहाँ पर बोला गया है कि जो ये C2 है जो कि आपने कॉमन क्रेडिट लिया है उसमें एग्जेम्प्टेड टर्नओवर और डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर करके आप निकालो, ये इनएलिजिबल होगा, इसको D1 कहा गया। और दूसरा 5% अप्रॉक्स लिया गया, यहाँ पर C2 को मल्टीप्लाई करो 5% से, ये हमने निकाला था C2 निकाला था हमने, यानी कि C2 आपका यहाँ पर एक्सक्लूसिव टैक्सेबल सप्लाई के बाद C2 आपका 50,000 होता है। और जहां तक कि मैंने आपको शुरू में E और T की वैल्यू बताई थी और E और T को मिलाकर 500 लाख टोटल टर्नओवर था, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जेम्प्टेड डिवाइडेड बाय टोटल इस तरह से प्रोपोर्शनल निकाल दिया गया है और यहाँ पर 5% इन एलिजिबल कहा गया है। अब बाकी जो बचा C3 बचा एलिजिबल क्रेडिट उसको कहा गया है जिसका आईटीसी मिल जाएगा। फिर आपको प्रोविजन कहता है कि पूरे फाइनेंशियल ईयर का भी D1 D2 निकालना है, पूरे फाइनेंशियल ईयर का D1 D2 निकालना है और ये आपका एक टैक्स पीरियड का है। जब एक टैक्स पीरियड टोटल टैक्स पीरियड का पूरे फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट करते हो और पूरे फाइनेंशियल ईयर का भी D1 D2 निकालते हो, तो उस सिचुएशन में दोनों का अगर डिफरेंस निकालते हो या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर नेगेटिव हुआ तब तो बल्ले बल्ले अगले साल के फाइनेंशियल ईयर तक आप कभी भी आईटीसी ले सकते हो, लेकिन अगर ये पॉजिटिव हो गया तो उस सिचुएशन में आपको रिवर्स करना पड़ेगा क्रेडिट 18% पर एनम के साथ, वो भी अगले साल के सितंबर वाले जो आपका ड्यू डेट आएगा तब तक। अब यहाँ पर कहानी बात आती है रूल नंबर 43 की। रूल नंबर 43 कहता है कि किस तरह से कैपिटल गुड्स के आईटीसी को रिवर्स किया जाता है। यहाँ पर बात करते हैं कि अगर एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस पर्पस या एग्जेम्प्टेड पर्पस के लिए तब तो सीधा आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर एक्सक्लूसिवली इसको ए नंबर नाम दिया गया, इसको बी नंबर नाम दिया गया, यही लॉ ने नाम यूज किया है और यही पॉइंट आपको ए और बी यूज करना है। अगर टैक्सेबल सप्लाई और जीरो रेटेड सप्लाई के लिए कहा गया है तो उस सिचुएशन में बोला गया कि आईटीसी को इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट कर दिया जाएगा, ये बी नंबर के लिए, क्योंकि एक्सक्लूसिव टैक्सेबल या जीरो रेटेड सप्लाई के लिए मिल जाता है। अब बात आती है जो बैलेंसिंग फिगर आ गया वो हो गया आपका कॉमन क्रेडिट में आपको क्या करना है, जो कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग द ईयर ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड परचेस किया है उसके आईटीसी को बुक करना, ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड को आपने आईटीसी को ऐड कर दिया। उसके बाद जो अर्लियर ए में कवर था, यानी कि अर्लियर नॉन बिजनेस पर्पस या एग्जेम्प्टेड में कवर था,
अगर उसका ट्रांसफर हो जाता है यानी कि अब वो एग्जेम्प्टेड से हट गया यानी कि टैक्सेबल हो गया या नॉन बिजनेस से बिजनेस पर्पस हो गया या कॉमन पर्पस हो गया, तो पहले आपने उसका आईटीसी नहीं लिया था लेकिन अब उसका आप आईटीसी ले लोगे। अब आईटीसी ले लोगे और क्योंकि ये कैपिटल गुड्स है इसीलिए पूरे आईटीसी में 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ घटाने के बाद जो है ना आप आईटीसी लोगे, जिसको टीसी कहा गया, यानी कि ये तीनों प्रकार के क्रेडिट को मिलाकर टीसी कहा गया। अब टीसी का यहाँ पर कैपिटल एसेट्स का लाइफ हम लोग 5 ईयर मान के चलते हैं और 5 ईयर का मतलब 60 मंथ्स होता है, इसीलिए टीएम निकालने के लिए यानी कि 1 महीने का क्रेडिट निकालने के लिए टीसी को हमने 60 मंथ से डिवाइड कर दिया। अब ये जो फिगर आया उसमें दो भाग बांटने हैं, एक इन एलिजिबल और दूसरा एलिजिबल। जब इन एलिजिबल की बात करते हैं तो वही वाला फॉर्मूला जो कि हमने अप्लाई किया था रूल नंबर 42 में, यहाँ पर आप टीएम मल्टीप्लाई बाई ई डिवाइडेड बाई एफ करोगे। ये जो टीई होता है वो सेपरेट निकाला जाएगा हर प्रकार के जीएसटी के लिए, चाहे सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी की बात कर ले आप या आईजीएसटी की बात कर ले। यहाँ पर जो C3 निकाला गया था जो कि एलिजिबल कॉमन क्रेडिट था वो आपका सब प्रकार के जीएसटी के लिए अलग अलग निकालना पड़ता है, चाहे वो सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो, यूटीजीएसटी हो और या आईजीएसटी हो। अब जहां तक हम लोग बात करते हैं, ये ई का मतलब होता है एग्जम्प्टेड। एग्जम्प्टेड में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इंक्लूड होगा, ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज और सेल ऑफ लैंड इंक्लूड होगा, और बिल्डिंग के केस में जो शेड्यूल 2 का पारा 5B वाला था जहां पर इंटायर कंसिडरेशन कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फर्स्ट ऑक्यूपेंसी के बाद मिलता था वो वाला इंक्लूड होगा। लेकिन यहाँ पर एग्जम्प्टेड में बोला एक्सक्लूड होगा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और आपका स्टेट एक्साइज ड्यूटी और वैट, जैसा कि हमने रूल नंबर 42 के बारे में जाना था। अब यहाँ पर कहानी बात करते हैं सेक्शन नंबर 17 के सबसेक्शन 5 की, जो कि ब्लॉक क्रेडिट के बारे में बताता है। ये जो सेक्शन होता है ब्लॉक क्रेडिट, यहाँ पर आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, नाम से ही जाहिर है। ये 16 के 1 के आईटीसी को या स्पेशल केस में 18(1) के आईटीसी को ओवरराइड करते हुए बोला गया मस्ट मेंबर ट्वीट का लॉस्ट हो गया आईटीसी बिकॉज 74 या फिर 129 130 सेक्शन की वजह से। अब हम लोग एक एक का मीनिंग देखते हैं, जरा मस्त की बात कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर मस्त का एम मतलब होता है मोटर व्हीकल, इसको पॉइंट ए दिया गया है 17 के सबसेक्शन 5 के हिसाब से, और ये दो पॉइंट आपको याद रखना है, एक ए वाला क्लॉज और एक डबल ए वाला क्लॉज, क्योंकि इसका रिलेवेंस है। अब मोटर व्हीकल की बात करते हैं तो मोटर व्हीकल जनरली इसका क्रेडिट नहीं मिलता है, लेकिन 13+ गर्लफ्रेंड की आईपी 13+ गर्लफ्रेंड की आईपी आप निकालो यानी कि इसका क्रेडिट मिल जाता है। यानी कि अगर 13+ कैपेसिटी वाला इंक्लूडिंग ड्राइवर को मिलाकर अगर मोटर व्हीकल है तो उसका क्रेडिट मिल जाता है, गुड्स ट्रांसपोर्ट का क्रेडिट मिल जाता है। उसके बाद जहां तक बात करते हैं, अगर सेम फर्दर सप्लाई करता है कोई मोटर व्हीकल का तो उसका भी क्रेडिट मिल जाता है। उसके बाद आई का मतलब होता है इम्पार्टिंग, यानी कि कोई ड्राइविंग स्किल वगैरह सब सिखाता है मोटर व्हीकल का, तो उस सिचुएशन में भी मोटर व्हीकल का क्रेडिट मिल जाता है। और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट वाले को भी, गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले को मिलता ही था, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट वाले को भी मिल जाता है। 13+ जीएफ का आईपी का मतलब आपने समझ लिया, स्माइल दिया इसका मतलब क्रेडिट मिल जाएगा। उसके बाद डबल ए में एयरक्राफ्ट या व्हीकल की बात करते हैं, यहाँ पर 13+ वर्ड नहीं है, बस जीएफ आईपी वर्ड है। जी का मतलब आपने अभी अभी देखा था कि गुड्स ट्रांसपोर्ट, एफ का मतलब आपने देखा था फर्दर सप्लाई सेम चीज का, या फिर इम्पार्टिंग। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है कि एयरक्राफ्ट या वेसल सिखा रहा है, इम्पार्टिंग ट्रेनिंग कर रहा है, तो वहां पर हम लोग ड्राइविंग वर्ड ना यूज करके नेविगेशन या फ्लाइंग वर्ड यूज करेंगे। और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, इन सब में क्रेडिट मिल जाता है। उसके बाद हम लोगों ने मस्त का एमए देख लिया। अब जहां तक बात करते हैं कि सर्विस अगर ये एमए से रिलेटेड है यानी कि ए या डबल ए से रिलेटेड है, अब ये सर्विस में रिपेयर, जनरल इंश्योरेंस और बाकी सर्विसिंग भी आते हैं, उसके अलावा लीजिंग हायरिंग भी आता है, ये इनके रिस्पेक्ट में है तो ही क्रेडिट मिलता है। उसके बाद जहां तक बात करते हैं कि मस्त का टी की बात हम लोग करते हैं, टी को हमने लिया है ब्यूटी ट्रीटमेंट से। आप ब्यूटी ट्रीटमेंट बाहर गए करवाने के लिए, लेकिन आपने आउटडोर फूड खाया तो आपका हेल्थ खराब हो गया और आपको सर्जरी करनी पड़ी, यानी कि आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि इन चीजों का क्रेडिट नहीं मिलता है। ब्यूटी ट्रीटमेंट का क्रेडिट नहीं मिलेगा, आउटडोर कैटरिंग का, फूड एंड बेवरेज का, उसके बाद हेल्थ सर्विसेज का और कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी का आपको क्रेडिट नहीं मिलता है। एक्सेप्ट, यानी कि एक्सेप्ट जैसे ही लगा यहाँ पर स्माइल दिया यानी कि क्रेडिट मिलेगा अगर फर्दर सप्लाई इन्हीं सब चीजों का करते हो एज सच या एज ए कंपोजिट या मिक्स सप्लाई। उसके बाद मस्त हो गया। अब मेंबर का ट्वीट हम लोग देखते हैं। मेंबर की जब बात करते हैं तो क्लब, हेल्थ या फिटनेस सेंटर के मेंबरशिप पर भी क्रेडिट नहीं मिलता है। उसके बाद ट्वीट की बात, ट्वीट टी की बात करते हैं, ट्वीट के टी की बात करते हैं। अगर ट्रेवल बेनिफिट एम्प्लॉय को दिया जाता है, चाहे वो लीव ट्रेवल कंसेशन या होम ट्रेवल कंसेशन वाला क्यों ना हो, तो भले ही आपको यहाँ पर ब्लॉक क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन आपको क्रेडिट तब मिल जाएगा जब किसी लॉ ने आपको बोला था लीव ट्रेवल बेनिफिट देने के लिए।
ठीक है, तभी क्रेडिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। जब हम लोग वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, ट्वीट के डब्ल्यू की बात करते हैं, तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो कंस्ट्रक्शन में वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका क्रेडिट ब्लॉक्ड होता है। लेकिन अगर प्लांट एंड मशीनरी के लिए है या फिर सब कॉन्ट्रैक्ट बोलकर फर्दर सप्लाई के लिए है तो क्रेडिट मिल जाता है। यहाँ तक की बात करते हैं कि आपका ट्वीट का आई का मतलब इनवर्ट सप्लाई होता है, और अगर आप वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन के लिए आपने अपने अकाउंट में या फिर अदर किसी के लिए आपने इनवर्ट सप्लाई लिया है तो उसका ब्लॉक क्रेडिट हो जाता है, आईटीसी नहीं मिलता है। लेकिन एक्सेप्ट करके बोला गया है प्लांट एंड मशीनरी या सब कॉन्ट्रैक्ट बोलकर फर्दर सप्लाई किए हो तो इनवर्ट सप्लाई कंपोजिशन स्कीम में भी नहीं मिलेगा क्रेडिट आपको, क्योंकि कंपोजिशन स्कीम तो शर्त ही बोलता है कि क्रेडिट नहीं मिलता है, तो यहाँ पर भी लिख दिया। पर्सनल कंजम्पशन के लिए इनवर्ट सप्लाई किया है तो भी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब ट्वीट के टी की बात हम लोग करते हैं, इनवर्ट सप्लाई अगर नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन करता है तो भी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपने यहां पर मस्ट ट्वीट का मतलब जान लिया होगा। अब मस्ट ट्वीट की वजह से मस्ट ट्वीट लॉस्ट हो गया आपका। क्यों लॉस्ट हो गया? मेंबर का मस्ट ट्वीट क्यों लॉस्ट हो गया? क्योंकि यहां पर बोला कि लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड या फिर राइट ऑफ या फिर गिफ्ट या फ्री सैंपल के केस में भी आपको ब्लॉक क्रेडिट हो जाएगा। अगर टैक्स पेड कौन से आइटम पर, जो आपका 74 मामला फ्रॉड वाला मामला था, टैक्स नॉट पेड, शॉर्ट पेड या आईटीसी को रॉन्गली यूटिलाइज या अवेल या फिर इरोनियस रिफंड, या फिर 129 123 में आप देखो कि गुड्स या उसके कन्वेंस का कॉन्फिस्केशन, सीजर वगैरह सब हो जाता है, तो उन सब पर आपको क्रेडिट नहीं मिलता है। तो ये ब्लॉक क्रेडिट के आइटम थे। अब हम लोग सेक्शन नंबर 18 की बात करते हैं, जहां पर बोलता है कि आपको कहीं कहीं आईटीसी अवील करने के लिए, स्पेशल केस में और रिवर्स करने के लिए। सबसे पहले बात आती है 18 के 1 के बारे में। यहां पर बोलता है कि अगर आपने सेक्शन 25 के हिसाब से, सेक्शन 22 के हिसाब से आप लाइबल हुए और 25 के हिसाब से 30 दिनों के अंदर में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया जीएसटी का, तो उस सिचुएशन में लाइबल होने के एक दिन पहले जो आपके स्टॉक में इनपुट या सेमी फिनिश गुड्स में या फिनिश गुड्स में पड़ा हुआ था उसका क्रेडिट मिल जाएगा। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के केस में भी जिस दिन रजिस्ट्रेशन ले लिया उसके एक दिन पहले ये जो इनपुट है आपका उसका क्रेडिट मिल जाएगा। यहां पर कैपिटल गुड्स की बात नहीं हो रही है। अब जहां तक बात करते हैं कि अगर आप पहले कंपोजिशन में थे यानी कि आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल नहीं थे, अब आप नॉर्मल स्कीम में शिफ्ट कर जाते हो, तो उस सिचुएशन में जो आपका इनपुट पड़ा हुआ है स्टॉक या सेमी फिनिश गुड्स या फिनिश गुड्स में, उसका आईटीसी मिल जाता है। उसके बाद जहां तक बात करते हैं कि यहाँ पर जो आपका कंपोजिशन से नॉर्मल स्कीम में जाने पर कैपिटल गुड्स का भी क्रेडिट मिल जाता है, जबकि वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन या फिर लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन में नहीं मिला था। अब यहाँ पर आईटीसी में, कैपिटल गुड्स में लेकिन 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ घटाने के बाद मिलता है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि इसी से रिलेटेड रूल है, रूल नंबर 40 बोलता है आपको डीएसी के बारे में। डाका आगे हम लोग देखेंगे जिसका डीएसी केवल है, ए वाला वर्ड नहीं है, यानी कि आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा 30 दिनों के अंदर में। अगर 2 लाख से ज्यादा एग्रीगेट क्लेम कर रहे हो तो सीएसीएमए का सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा और उसके बाद क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा जीएसटीआर 1 एंड 4 से। अब हम लोग 18 के सबसेक्शन 2 की बात करते हैं कि इनवॉइस का अगर 1 साल बीत चुका है तो फिर आपको क्रेडिट यहाँ पर नहीं मिलने वाला, चाहे आप रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल होने के 30 दिनों के अंदर में क्यों ना अप्लाई कर दिए हो, चाहे फिर आप कंपोजिशन से नॉर्मल में क्यों ना चले गए हो। उसके 18 का 3 बोलता है कि अगर सेल, यहाँ पर सेल अमालगमेशन या ट्रांसफर होता है, यहाँ पर डीमर्जर को अलग से दिया गया है, डीमर्जर को छोड़कर बाकी अदरवाइज कैसे भी ट्रांसफर होता है तो आईटीसी डायरेक्ट ट्रांसफरी को ट्रांसफर किया जा सकता है और कॉमन पोर्टल पे वो एक्सेप्ट करेगा रूल 41 के मैनर में। अगर डीमर्जर का मामला है तो इन द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट्स ही केवल जो है अपोर्शन होगा जो क्रेडिट है आपके पास बचा हुआ ट्रांसफर करने पर। अब यहाँ पर बात करते हैं बिजनेस को ट्रांसफर करने पर। यहाँ पर वैल्यू ऑफ एसेट्स में चाहे आईटीसी लिया हो या ना लिया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम लोग रूल नंबर 41 जो कि इस ट्रांसफर आईटीसी ट्रांसफर से रिलेटेड है उसकी बात करते हैं। इसका मेमोरी टेक्निक है डाका। डाका का मतलब कि आईटीसी 02 में डिक्लेयर करना पड़ेगा, कॉमन पोर्टल पर जाकर ट्रांसफरी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट सीएसीएमए का होगा, ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटीज का सर्टिफिकेट। उसके बाद जहां तक बात करते हैं ट्रांसफरी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इनपुट या कैपिटल गुड्स के रिसीट की एंट्री करेगा। अब हम लोग 18 के सबसेक्शन 4 की बात करते हैं कि कुछ केस में आईटीसी को रिवर्स करना पड़ता है। ऐसे कौन कौन से मामले होते हैं जब आईटीसी को रिवर्स करना पड़ता है? अगर मान लीजिए कि नॉर्मल स्कीम से आप कंपोजिशन में स्विच हो जाते हो, टैक्सेबल से आपका सप्लाई एग्जम्प्टेड सप्लाई हो जाता है या रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल हो जाता है, तो उस सिचुएशन में आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। किसका आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा? तो अब जहां तक बात करते हैं कि अगर इनपुट का आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, चाहे स्टॉक में, सेमी फिनिश गुड्स में या फिनिश गुड्स में हो, और कैपिटल गुड्स का प्रोराटा बेसिस
बेसिस पर लाइफ को 60 मंथ मानकर यानी कि 5 साल लाइफ को मानकर प्रोराटा बेसिस पर आपको रिवर्स करना पड़ेगा। रूल नंबर 44 के मैनर में आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा अगर आप नॉर्मल से कंपोजिशन या टैक्सेबल से एग्जेम्प्टेड सप्लाई या रजिस्ट्रेशन कैंसिल के मामले हो तो। इसमें जहां तक बात करते हैं कि आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा यानी कि सारे दिमाग की दही हो जाएगी, शादी हो जाएगी, यानी कि एस का मतलब सेपरेट रिवर्सल, सेपरेट करना पड़ेगा सारे प्रकार के जीएसटी का रिवर्सल, चाहे सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी की बात क्यों ना हो। उसके बाद आउटपुट टैक्स लायबिलिटीज बढ़ जाएगा। रिवर्सल आईटीसी करने का मतलब ही होता है आउटपुट टैक्स लायबिलिटीज का बढ़ जाना। उसके बाद डी का मतलब आईटीसी 03 में डिटेल देना पड़ेगा। अभी अभी आपने देखा था जब ट्रांसफर करते थे तो आईटीसी 02 में डिटेल देते थे, लेकिन जब आपका रिवर्सल होता है तो आईटीसी 03 में डिटेल देना पड़ेगा। अब जहां तक बात करते हैं कि अगर इनवॉइस ही आपका अवेलेबल नहीं है तो फिर आपका जो रिवर्सल होगा वो प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस के हिसाब से होगा। 18 का सबसेक्शन 6 अब आते हैं। ये क्या बोलता है कि अगर कैपिटल गुड्स या प्लांट एंड मशीनरी का आप एज सच रिमूवल करते हो तो आईटीसी रिवर्सल होगा जनरल केस में ट्रांजैक्शन वैल्यू पर या फिर आईटीसी -5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ करने के बाद। लेकिन जिक्स एंड फिक्सचर्स के केस में केवल ट्रांजैक्शन वैल्यू के हिसाब से आपको आईटीसी कैलकुलेट करके रिवर्स करना पड़ेगा, यानी कि आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करना पड़ेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि सेक्शन 19 के बारे में, जो बोलता है कि प्रिंसिपल से अगर जॉब वर्कर को आप भेजते हो फर्दर प्रोसेसिंग वगैरह करवाने के लिए तो आपको प्रिंसिपल को ही केवल आईटीसी मिलता है, प्रोवाइडेड कि रिटर्न हो जाना चाहिए इनपुट और कैपिटल गुड्स। जब इनपुट की बात करते हैं तो या तो आप सप्लाई कर सकते हो 143 के सेक्शन के मैनर में, 143 को आप आई लव यू बोल सकते हो, आई लव यू 143 के मैनर में आप क्या कर सकते हो, रिवर्स करना पड़ेगा, या फिर आपको यहां पर रिटर्न लाना पड़ेगा। कितने दिनों के अंदर में? इनपुट के केस में 1 साल के अंदर में जब भेजा है तब से, और कैपिटल गुड्स के केस में 3 साल के अंदर में। ये 1 साल और 3 साल की समय सीमा को क्या कोई बढ़ा सकता है? जी हाँ, कमिश्नर बढ़ा सकता है। इनपुट और 1 साल दे सकता है और कैपिटल गुड्स मैक्सिमम और 3 साल दे सकता है। अगर रिटर्न नहीं हुआ या इनपुट 143 के मैनर में डीम सप्लाई भी नहीं हुआ तो उस सिचुएशन में आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। एक्सेप्ट कुछ केस में आईटीसी रिवर्स नहीं करना पड़ता है, वो जिग्स एंड फिक्सचर्स, स्मॉल एंड डाइज वगैरह सब होते हैं जिस केस में रिवर्स नहीं करना पड़ता है। अब अगली कहानी आप देखते हो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर में सिर्फ 3 वर्ड आपको याद रखना है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब होता है सेक्शन 2 के सबसेक्शन 61 में बताया गया ऐसा सप्लायर जिसका जो सेम पैन वाले जितने भी यूनिट्स होते हैं उनका इनपुट सर्विस का डॉक्यूमेंट कलेक्ट करता है, इनवॉइस, और उसके हिसाब से बाद में सबको डिस्ट्रीब्यूट करता है। सेक्शन 24 में इसको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, भले ऑलरेडी रजिस्टर्ड क्यों ना हो, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर बोलकर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। उसके यहाँ पर आईएसडी के बारे में सिर्फ 3 बात याद रखनी है, डीएमआई, डेमी याद रखना है। डी का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करेगा हमेशा अगेंस्ट डॉक्यूमेंट, बिना डॉक्यूमेंट के डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। मैक्सिमम उतना ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है जितना आईटीसी अवेलेबल होता है इनके एविडेंस के हिसाब से, इनवॉइस के हिसाब से। और आई का मतलब होता है इनवर्ट सप्लाई अगर रिलेटेड टू किसी एक स्पेसिफिक का है तो आईटीसी केवल उसी स्पेसिफिक को देना है, उसी स्पेसिफिक ने सर्विस लिया तो केवल आईटीसी उसी को देना है। अगर एक से ज्यादा 1+ यूनिट का है तो प्रोराटा बेसिस पर उनके बीच में बांटना है। ठीक है, उसमें क्या करना है कि ऑल सच यहाँ पर एग्रीगेट निकालना है उन सब का कि कितना आपने इनपुट सर्विस लिया था। ठीक है, जिसका इनपुट सर्विस एट्रीब्यूटेबल है और ऑपरेशनल था रिलेवेंट पीरियड में। अगर ऑल यूनिट के रिलेटेड है अगर इनपुट सर्विस तो भी प्रोराटा बेसिस अमॉन्ग ऑल बांटेगा। कौन बांटेगा? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर बांटेगा। यहाँ पर कैसे प्रोराटा निकालेगा? एग्रीगेट करेगा सारे का जिसका इनपुट सर्विस एट्रीब्यूटेबल है और ऑपरेशनल था रिलेवेंट पीरियड में। तो इसी के साथ आपका आईटीसी रिवीजन कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि सारी बातें जो है ना आप बैक करके सुनोगे, और ये वीडियोस तभी आपके लिए काम की चीज है जब आपने पहले से अच्छे तरीके से आईटीसी चैप्टर को पढ़ रखा है।